हेलो। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। आप सभी विभूजन को मेरा सस्नेह वंदन। आज हमारा डायबिटीज कैंप का दूसरा दिन है, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिल्पा घवघवे जी। मैं शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, आप सभी से परिचय। डॉक्टर शिल्पा जी रेड एप्पल होम्यो क्लिनिक से हमारे साथ है, जो कि सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो 21 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं और उनकी जीर्ण रोग मीन्स क्रॉनिक डिसीजेस को होम्योपैथिक से ठीक करने में महारत हासिल की है। इनकी 4 जगह ओपीडीज चलती है, हैदराबाद, आलापल्ली, वाणी वणी और नागपुर। नागपुर में इनकी 4 जगह पर है, धर्मपेट, जरीपटका, मांगली नगर और वर्धमान नगर। ये क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। इनकी विशेष पानी वाली दवाई से रोगियों को जल्दी लाभ दे पाते हैं। तो आज ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्व डॉक्टर शिल्पा दीदी हमारे साथ है, जो कि हमें होम्योपैथी से कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल करने में कोशिश हो सकती है वो गाइड करेंगे। और हमें दोनों टाइम के सत्र में जुड़ना है, सुबह 7 से 8 बजे। योग और प्राणायाम में भी इसी टॉपिक पर हो रहा है, डायबिटीज मैनेजमेंट। तो सभी जरूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर तरह से नॉलेज पूरा मिल सके और हम उसकी रोकथाम जरूर से कर सके। जी शिल्पा दी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पूजा, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंट्रोडक्शन सबको करवा के दिया है। तो मैं फिर से थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर शिल्पा घवघवे। मैं 21 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हूँ। जब से मेरी शादी हुई मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। मैं पहले बैंगलोर में थी, वहाँ पे भी मैंने जीएम रोड पे मेरा ये था क्लिनिक था, तो वहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो पूना में मेरा राइट भूसारी कॉलोनी, बाद में जब शिफ्ट हुई पूना में, वहाँ पे भी राइट भूसारी कॉलोनी में मैंने प्रैक्टिस चालू ही रखी। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं अभी मेरे ही जन्म गाँव नागपुर में आ चुकी हूँ और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मेरी बहुत सालों से इच्छा थी। तो मैं यहाँ पे आके अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और होम्योपैथिक प्रैक्टिस यहाँ पे चालू की है मैंने। तो और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि मुझे विभू में आप लोगों की सेवा करने का अवसर डॉक्टर रानी भुतड़ा जी ने दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जहाँ पे हम आप लोगों को होम्योपैथी का महत्व समझा पा रहे हैं और हम उन लोगों से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम इन बड़े-बड़े डिसीज़ेज़ को दूर कैसे रख सकते हैं होम्योपैथी की वजह से, होम्योपैथी के एप्लीकेशन से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्लेटफ़ॉर्म डॉक्टर रानी भुतड़ा जी ने हमको दिया है। और अभी जो है होम्योपैथी एंड डायबिटीज जो है, इस पे मेरे को आज का टॉपिक दिया गया है, तो इसको मुझे बोलना है। तो कल जो मेरी फ्रेंड थे डॉक्टर सोनाली जी, तो उन्होंने काफी कुछ आइडिया आपको दी है। मैंने उनका थोड़ा लेक्चर अटेंड किया है, पूरा नहीं अटेंड किया है। लेकिन जो भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने सुना है, उसमें मैक्सिमम उन्होंने बता दिया है कि कौन सा फूड आपको लेना चाहिए और डायबिटीज कैसे होता है। तो थोड़ा मैं उसी इसको आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन कंटिन्यू करती हूँ। होम्योपैथी का रोल डायबिटीज में तो बताना ही है, उसके साथ में मुझे थोड़ा डायबिटीज के बारे में और आपको जानकारी भी देनी है। तो मैं मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, उसके ज़रिए आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। स्लाइड डिम झाली आहे. हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे होम्योपैथी और डायबिटीज, इसमें हमारा ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले डायबिटीज क्या, हम डायबिटीज को क्या डिफाइन करते हैं नॉर्मली लेम पर्सन के लैंग्वेज में,
डे टू डे लैंग्वेज में। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये एक पैनक्रियाज की है। ये एक ऑर्गन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का और बहुत ही नाजुक ऑर्गन है। इसको जैसे आप अपना सोना और चांदी और हर वैल्यूएबल चीज संभालते हैं घर की, वैसे ही इसको संभालना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ भी खराबी, ये ऑर्गन ऐसा है कि थोड़ा भी खराबी हो जाए तो ये डाइजेस्ट नहीं करता है। वो आपको फटाक से कुछ ना कुछ सिम्टम और दिखाना चालू कर देगा। तो डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ डिसीज है। ग्रुप मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डायबिटीज खुद डायबिटीज में रुकता नहीं है। सिर्फ आपका शुगर बढ़ा के वो रुकता नहीं है, वो उसके बाद में आपका हार्ट भी खराब करता है, आपकी आंखों में भी असर लाता है, आपके नर्व्स में भी अफेक्ट करता है, आपकी किडनी भी खराब करता है। तो इट इज द ग्रुप ऑफ डिसीज, ये डिसीज ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसमें शुगर लेवल जो है ब्लड का वो बढ़ जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन रहता है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो पैनक्रियाज है। इसको और ये बहुत ही एक नाजुक ऑर्गन है। कभी ये अपने में खराबी दिखाता नहीं, लेकिन अगर इसने खराबी दिखाना चालू किया तो आप उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायबिटीज इज वेरी गुड डिसीज, वेरी गुड डिसीज। अगर उसको हैंडल किया जाए तो डायबिटीज इज वेरी गुड डिसीज, क्योंकि अगर शेर अंदर रहा तो वो बाकी बकरियां या दूसरे डिसीजेस को और दूसरी किसी चीजों को, दूसरे डिसीजेस को अंदर आने नहीं देता है, अगर आपने उस शेर को अंदर मेंटेन करके रखा तो। लेकिन अगर वो शेर अंदर ही अंदर आपको ही खाते जा रहा है तो वो आपके लिए जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। तो ये डायबिटीज को आपको अंदर से कैसे ठीक करना है, उसको कैसे आपके अंदर ही बराबर से शांत रखना है, ये आपको आ जाना चाहिए। तो डायबिटीज की एक स्मॉल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको समझ में आ सकती है। सेकेंड थिंग, इसके डायबिटीज की जो कॉजेज है, इसके जो रीजंस है, डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है? वो सबसे पहला कारण है कि आजकल की लाइफस्टाइल। डायबिटीज हर इंसान के अंदर बैठा है। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे अंदर भी डायबिटीज बैठा हुआ है। लेकिन इस डायबिटीज को हम कैसे ऊपर लाते हैं, कैसे उसका डेवलपमेंट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो सबसे पहला कॉज है लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डायबिटीज। लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड यानी अभी आपने देखा है लॉकडाउन है, लॉकडाउन है तो सब लोग ये समझ के बैठ गए कि लॉकडाउन में हमको घर में बैठना है। लेकिन क्या लॉकडाउन में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते घर में? हर इंसान है ना, अभी इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है लॉकडाउन में, क्योंकि हर इंसान ने ये समझ लिया अगर बाहर नहीं जाना है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमको एक्सरसाइज और बाकी चीजें जो घर में हम कर सकते थे वो करना जरूरी था। तो लाइफस्टाइल ये चीज है जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर खाना ज्यादा खाना चालू कर देते हैं। जो बाहर का फूड है, जो जैसे तला हुआ ज्यादा है, जो बाद में फ्रीज्ड मटेरियल ज्यादा है, जो कल सोनाली ने बताया था, डॉक्टर सोनाली ने बताया था, तो फ्रीज मटेरियल है वो आप खाना चालू कर देते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल आपका है, इसके वजह से डायबिटीज होना और उसको बढ़ाना, ये एक रीजन है। आप अपने इसमें एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है। सेकेंड थिंग, ड्रग इंड्यूस डायबिटीज। ड्रग इंड्यूस इन द सेंस, कोई भी लॉन्ग टर्म पेन किलर्स अगर ले रहा है, कोई भी इंसान, अगर पेन आता है, हाँ चलो एक पेन किलर ले लिया, सॉरी, तो केमिकल आपने ले लिया, या तो मेडिसिन। हर टाइम जब आप मेडिसिन लेते हैं, फार्मेसी घर के बाजू में रहता है, फार्मेसी वाले को पूछ लिया, भाई इसके लिए मेरे को मेडिसिन क्या चाहिए, क्या लेनी है, और वो बता देता है, आप ले लेते हैं। तो उस मेडिसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, उस मेडिसिन का अंदर डाइजेशन करने के लिए लिवर और पैनक्रियाज, ये दो ऑर्गन है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के टाइम वो इतना मेहनत करते, अगर आपने ज्यादा ड्रग खा लिए, ज्यादा मेडिसिन खा लिए, तो उनको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि एक टाइम पे वो फेडअप हो जाते हैं, भाई हमको अभी कुछ नहीं करना है, हम अभी फेडअप हो गए, हम अभी थक गए, हम कुछ नहीं कर सकते, और डायबिटीज ऊपर आ जाता है।
तो ये एक ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज कॉज है, ड्रग कॉज है एक डायबिटीज का। देन एंडोक्राइन इलनेसेस जैसे थायराइड होता है, तो इसमें भी डायबिटीज का खतरा बना हुआ रहता है। फिर वैसे ही पैनक्रियाटिक डिसीजेस जो होते हैं, तो ठीक है, इस पैनक्रियाटिक डिसीजेस में क्या होता है, बहुत कम लोग प्रोन होते हैं कि पैनक्रियाटिक डिसीजेस जिसको ऑलरेडी हुआ होता है, वो लोग डायबिटीज को प्रोन होते हैं। जैसे अभी मेरे पास केस है जो अल्कोहलिज्म का केस है, यानी शराब ज्यादा पीना। तो शराब ज्यादा पीने की वजह से लिवर खराब हो गया, उसके बाद पैनक्रियास खराब हो गया, और फिर उसके बाद डायबिटीज आ गया। तो ये तीसरा रीजन, चौथा रीजन है कि डायबिटीज आ जाता है। फिर जेनेटिक सिंड्रोम आपने देखा है, अभी नॉर्मली भी पेशेंट आते हैं मेरे को बोलते हैं, हाँ मुझे डायबिटीज हुआ है, वो क्या हमारे घर में सबको है। तो दिस इज द जेनेटिक सिंड्रोम, तो जेनेटिकली वो पास ऑन होना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहती हूँ, हर किसी को आज सबसे ज्यादा, इंडिया घर हो चुका है डायबिटीज का। जितने लोग इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। डायबिटीज जितना घर कर गया है इंडिया में, वहाँ कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड में। तो हर इंसान डायबिटीज को लेके चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायबिटीज डिसीज को लेके चल रहा है। वो डायबिटीज जो लेके चल रहा है वो उसके अंदर सोया हुआ है। जो अभी मैं जेनेटिक सिंड्रोम की बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी डैडी से मुझे डायबिटीज जरूर से मिला है। जैसे उनका रूप रंग मिला है, वैसे उनकी रहने सहने का तरीका मेरे को मिला है, उनकी हाइट मिली है, वैसे ही मेरे को डायबिटीज मिला जरूर है। लेकिन वो एक शांत और सुप्त अवस्था में मेरे अंदर बैठा है, उसको मैं कैसे उभार के ला सकती हूँ, उसके मैं कैसे सिम्टम दिखा सकती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड है। जैसे मैंने पहले बताया कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड होता है। अगर मैंने लाइफस्टाइल नॉर्मलाइज रखी तो डेफिनेटली ये ऊपर नहीं आएगा। अगर मैंने ड्रग्स ज्यादा नहीं खाए तो डेफिनेटली ये ऊपर नहीं आएगा। जैसे मैंने अपने हार्मोन कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली ये ऊपर नहीं आएगा। तो ये होता है जेनेटिक सिंड्रोम्स को नॉर्मलाइज रखना ताकि डायबिटीज ना आए। अब सिक्स रीजन है स्ट्रेस एंड वरीज। ये सबसे लास्ट में रखा है, लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन है। हमारी लाइफ में आज हर जगह स्ट्रेस और वरीज बनी हुई है। एक इंसान अगर सेलिब्रेशन करने बाहर भी जाता है, आप सोचते हो कि आज हमको होटलिंग जाना है, पूरा घर रेडी होता है, पूरा घर रेडी होके अभी होटल जाता है, मस्त सेलिब्रेशन करने जाता है, हम मस्त खाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये आपकी मानसिकता होती है। लेकिन निकलते वक्त चप्पल टूट गई, चप्पल टूटने के बाद दूसरा पहन सकते हैं, आपके यहाँ है, लेकिन वो दिमाग में चलते रहता है, अरे मेरी चप्पल टूट गई, मेरी चप्पल टूट गई, वो अभी मेरे को बनानी पड़ी। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल है। आप खाते टाइम पे ऐसा क्यों हुआ, चप्पल वहां पे जाने के बाद आप सोचते हो कि आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, लेकिन वरी क्या चलती रहती है, चप्पल टूट गई, कुछ अपशकुन तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। ये जो आपकी कंटिन्यूअस एंजाइटीज चलते रहती है, वरीज चलती रहती है, आपको खाना भी आप खा रहे हैं, वो अच्छे से खाना जा नहीं रहा है क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल बताया, एकदम नॉर्मल एग्जांपल, यानी सिर्फ चप्पल टूटने का मैंने एग्जांपल बताया। तो आप सोचो, वो एक कॉज, एक वरी आपको खाने नहीं दे रही, जो आप खा रहे हो अंदर वो बराबर से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, जो आपकी मानसिकता है वही अंदर जा रही है, वही लिवर। हाँ, उसके जो जूसेस निकलने हैं पैनक्रियाज से, जो जूसेस निकलते हैं मेटाबोलाइज करने के लिए, जो अपना अन्न पेट में जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो जूसेस बराबर से निकल नहीं पाते। तो सबसे मेन कॉज होता है स्ट्रेस और वरीज। आज मेरे पास जो डायबिटीज के पेशेंट है, यंग डायबिटीज के जो लोग हैं, अभी उनका 30 चल रहा है। वो एक लड़का है जो डायबिटीज उसको हो गया है, मैं देख रही हूँ वो बैंक में है। तो कंटिन्यूस ही वाज इन स्ट्रेस, कंटिन्यूस ही वाज इन ऑफिस स्ट्रेस, यानी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ उसके पीछे लगा पड़ा रहता है और उसको डायबिटीज है। मैंने आज भी उनको बिना
बाकी दूसरी मेडिकेशन से सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी पे चलाया हुआ है। मैंने उनको स्ट्रिक्टली वार्न किया है, आपको एलोपैथी या दूसरी मेडिसिन लेनी नहीं है, हम होम्योपैथी से आपको ठीक रखेंगे। लेकिन साइड बाय साइड आपको ये जो स्ट्रेस है, आपको ये जो वरीज है आपकी ऑफिस की, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। एनी हाउ आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एड ऑन फैक्टर है। एड ऑन फैक्टर है जो ये डायबिटीज को हमेशा अप में रखेगा, डाउन कभी नहीं करेगा। तो आप उसको, स्ट्रेस और वरीज को, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल वे से कम रखना है। और होम्योपैथी भी उसमें कारगर साबित होती है, वो भी आपके मेंटल स्ट्रेस और वरीज को कम करती है। एंड दिस इज द मेन, होम्योपैथिकली अगर डायग्नोज किया जाए तो दिस इज द मेन कॉज, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज ऑफ एनी डिसीजेस। आपके वरीज, आपकी चिंताएं सबसे मेन कॉज होता है डायबिटीज को या तो किसी भी डिसीजेस को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि कॉजेस क्या क्या है। और एक कुछ कॉजेस मैं पिक्टोरियल दिखाना चाहती हूँ आपको, आप देख किसी को ऑलरेडी ब्लड शुगर हाई है तो उनको डायबिटीज, वो ज्यादा प्रोन होते हैं, वो लोग ज्यादा, उनको डायबिटीज आने की शक्यता ज्यादा रहती है। फिर हायर एज, एज अगर ज्यादा है तो उसमें भी डायबिटीज आने की शक्यता होती है। उसके बाद यहाँ पे सिडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी वही मैंने जो कोरोना काल में जो हमारे साथ हुआ है, हम घर में बैठे हैं, हमने ना एक्सरसाइज किया, बैठे बैठे हमने खाया। ये एक फैक्टर है जो एड ऑन होता है कि आप कि एक पैनक्रियाटिक डिसीजेस जो होते हैं उसमें भी आपको पैनक्रियाटिक डिसीजेस डायबिटीज कॉज कर सकते हैं। फिर जेनेटिक डिस्पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया पहले। अनहेल्दी फूड, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एड ऑन कॉज है डायबिटीज का, कि जैसे सबको मालूम है शुगर और शुगर वाली चीजें हमको बंद करनी है, तो अनहेल्दी फूड ये एक कॉज है। ओबेसिटी, पहले से जो ओबेस पर्सन रहता है, जिनका वेट पहले से बढ़ा हुआ होता है, उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं डायबिटीज होने के। स्ट्रेस का भी मैंने आपको बता दिया और मेडिसिन का भी बता दिया है कि ये एड ऑन फैक्टर्स है जिससे एक पर्सन डायबिटीज की तरफ जा सकता है। ठीक है, सो अभी रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर इन द सेंस, हमको डायबिटीज है, हम मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी चीज उसमें आजू बाजू में रहेगी तो हमारे चांसेस ज्यादा है कि हम डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं या तो डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जो होता है, हमारे घर में सबको डायबिटीज है तो हम ज्यादा प्रोन है डायबिटीज के लिए। फिर हम ओबेज है, अगर हम मोटापा ज्यादा है तो हम ज्यादा प्रोन है डायबिटीज के लिए। अगर हमारा एज ज्यादा है तो डेफिनेटली एज ज्यादा होने से इम्यूनिटी लेस हो जाती है, हमारी काम करने की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, तो हम ज्यादा प्रोन रहते हैं। और प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, ये तो ठीक है, ये एक अलग पार्ट हुआ, मेडिकल पार्ट हुआ। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हम प्रोन होते हैं। फिर कोलेस्टेरॉल ज्यादा होने से, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने से हम प्रोन होते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो ओवरी में अभी हर यंग लड़कियों को ये पाया जाता है, पीसीओएस बोलते हैं उसको, तो वो भी हार्मोन के साथ डील करता है, इसलिए डायबिटीज उनमें पाया जाता है। अभी डायबिटीज ये दो तरीके के होते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज होता है और टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एजेड लोग हैं जिनको भी डायबिटीज हो गया है, वो टाइप 2 डायबिटीज में आते हैं। और जो टाइप 1 डायबिटीज वो स्पेशली छोटे बच्चियों में पाया जाता है, छोटे बच्चे जो है उनमें पाया जाता है, जो जेनेटिकली पास ऑन होता है। तो इसके सिम्टम क्या रहते हैं? सबसे पहले ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज तो रेयर नहीं बोल सकते, फिर भी 100 में से 10 लोगों को है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज तो 100 में से 90 लोगों को अभी है ही, ये समझ के चलना पड़ेगा, एटलीस्ट इंडियन कल्चर में। तो इसके सिम्टम क्या है, आप कैसे समझ सकते हो कि मुझे डायबिटीज हुआ है? अगर या तो आपके घर में कोई एक पर्सन आ रहा है और वो बता रहे, भाई आजकल तो मेरे को इतनी भूख लग रही है,
फिर भूख के साथ प्यास भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं सँभाल नहीं पा रहा हूँ। फिर प्यास लगने की वज़ह से मेरे को जाना यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है बार-बार। तो ये जो 3 सिम्पटम हैं, ये एकदम परफेक्टली अगर आपको कोई बता दे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे डायबिटीज़ तो नहीं है। आप खुद ही डायग्नोज़ कर सकते हो इसको डायबिटीज़ तो नहीं है। और उसके साथ उनको फटीगनेस यानी काम करने की इच्छा ना होना, ये सारे सिम्पटम आना चालू हो जाता है। फिर विज़न वाइज़ उनका विज़न ब्लर हो यानी बराबर से दिखना नहीं होता, देख नहीं पाते वो बराबर से। और जो भी है सपोज़ अगर कुछ कट गया आज, कोई ज़ख्म हो गई, तो वो बहुत दिन तक की रहती है। अगर छोटा-सा बॉयल भी हो गया, पस वाला फोड़ा भी हो गया, तो आप देखोगे अरे! सालों-साल चल रहा है, दिनों-दिन चल रहा है, यानी महीना-महीना ले रहा है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। लगा ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिससे आप फट से डायबिटीज़ तो नहीं है। और ये होता एजेड एजेड लोग में एक ईयर कुछ सालों बाद होने वाला है। जैसे हमारी 30 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनको होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, वो बच्चों में पाया जाता है। तो इसमें भी इंक्रीज़ थर्स्ट बढ़ जाती, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। और इसका स्पेशल होता है अगर यंग लड़की है कोई। जैसे मेरे पास एक केस है जिसमें वो गुवाहाटी की है लड़की, गुवाहाटी से आई थी एंड उसका वेट था 70 केजी। वो 5'4" उसका हाइट है, उसका 70 केजी था और विदिन 15 डेज़ उसका 10 किलो वेट कम हुआ था। विदिन 15 डेज़ 10 किलो वेट कम हुआ था एंड शी केम टू नागपुर। वो मेरे पास आई थी। उसका वेट लॉस इतना ज़बरदस्त था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वेट लॉस क्यों हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। उसका जो वेट लॉस हो रहा था, वो इतना ड्रास्टिक था, तो उन्होंने वेट लॉस एक मेन कॉज़ था जिसपे से डायग्नोज़ हुआ था कि उसको डायबिटीज़ है। तो देखा तो उसका 400 तक डायबिटीज़ चला गया था। और ये जो 400 डायबिटीज़ उनका गया था, हमने उनका सारा HbA1c करके एक टेस्ट आता है, जिसमें डायबिटिक कंट्रोल हम देखते हैं, उसमें भी उनका हाई आया था, 6 पॉइंट समथिंग के पास-पास गया था। और सिर्फ मैंने उनका केस लेने के बाद उनको देखा गया कि ठीक है, वो डायबिटीज़ ये तो जेनेटिक डिसीज़ है, ये उनमें पहले से था, लेकिन मेंटल कॉज़ की वजह से उनको डायबिटीज़ आया था। तो पकड़ के जब होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन किया, विदिन 15 टू शी वाज़ वेरी मच नॉर्मल। तो 15 दिन में उसी के मम्मी का फ़ोन आ गया, वो वापस चले गए थे कि भई हमारी जो टेस्ट आ रही है, उन्होंने घर में ही टेस्ट कराई थी, तो वो बहुत ही अच्छे से उनका कंट्रोल में आ गया था। तो ये एक मैं इस यहाँ पे स्पेशली बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका वेट लॉस देख के हमने डायग्नोसिस किया था कि भई इसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। तो इसमें भी नौशिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, बहुत थकावट महसूस होना, ये सारे सिम्पटम इसमें दिख के आते हैं। तो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये जनरली यंग पीपल में यानी चाइल्डहुड टू यंग, ये जो एज है उसमें पाया जाता है। अभी इसके साथ आप लोगों में कई ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ है, तो उन्होंने पाया होगा कभी-कभी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर बढ़ना, दैट इज़ हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको डायबिटीज़ कहलाते हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया डायबिटीज़ में ही होता है जिसमें शुगर एकदम से कम हो जाती है। क्योंकि ये डिसीज़ ही पैनक्रियाज़ का होता है। अगर आपका खाना अगर प्रॉपर टाइमिंग पे ना रहा, अगर आपने कभी स्किप कर दिया, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, मार्केट में बहुत देर हो गई और आपको 12 बजे लंच लेना था और हुआ नहीं है, आपको 2 बज गए, तो डेफ़िनिटली आपका शुगर नीचे चला जाता है, फट से नीचे चला जाता है। बाकी नॉर्मल पर्सन वो मैनेज कर सकते हैं। नॉ
पैनक्रियाज भी नॉर्मल होता है, तो वो बराबर से मैनेज कर लेता है शुगर लेवल को। लेकिन डायबिटिक लोगों में मैनेजमेंट थोड़ा-सा गड़बड़ होता है, उसके कारण उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें आपका ब्लड में जो शुगर वैल्यू है, वो कम हो जाता है। अगर आपके बॉडी में शक्कर की लेवल अगर कम होती है, तो एनर्जी सेल को मिलना कम हो जाती है। जो हर एक सेल है बॉडी की, उसको एनर्जी मिलना कम हो जाती है और आप जहाँ भी हो, वहाँ पे आपको एकदम पसीना आना चालू हो जाता है, आपको घबराहट होना चालू हो जाता है, ऐसा लगता है अभी मैं वीक हो गई, मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ नहीं, ऐसे सिम्पटम आना चालू हो जाता है। सर दर्द करना चालू हो जाता है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्पटम है। जैसे ही ऐसे होता है, तो आप अपनी पर्स में या तो जो भी पॉकेट में या कुछ कैरी कर रहे हो, उसमें आप एक बिस्किट या तो कुछ गोलियाँ या तो ग्लूकोज कुछ ना कुछ आपको रखना चाहिए और कभी के कभी खा लेना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया अपन बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो गया, अगर बहुत ही ज़्यादा शुगर डाउन हो गई, तो उसको भी मैनेज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी जो है डायबिटीज़ की, ये एक मेडिकल वर्ड है। मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली डायबिटीज होता क्या है, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कल डॉक्टर सोनाली ने भी बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि डायबिटीज होता क्या है, लेकिन मैं पिक्चर के हिसाब से समझाना चाहती हूँ आपको और एक नॉर्मल वे से। यानी अगर मैंने आपको बता दिया आज डायबिटीज क्या है, तो आप कल आके मेरे को पूरा का पूरा डायबिटीज का स्टोरी बता देंगे, भाई ये डायबिटीज होता क्या है। तो मैंने एक स्टोरी टाइप लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, जिससे आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज होता क्या है। तो 2 ऑर्गन जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, वो है पैनक्रियास जो मैंने बोला था, और लिवर। ये दोनों ऑर्गन को आपको एकदम स्टबन रखना बहुत जरूरी है। इसका हेल्थ, ये 2 ऑर्गन का हेल्थ मेंटेन करना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये अगर 2 ऑर्गन बिगड़ गए, तो आपके सभी ऑर्गन बिगड़ना चालू हो जाता है, इसलिए हमको इनका केयर करना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लाई हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। आप में जो ब्लड कैरी करने वाली वाहिनियां होती है, वाहिनी बोलते हैं उसको हिंदी में, और ब्लड वेसल्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें ब्लड रहता है। तो ये इसमें जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये शक्कर है, यानी ग्लूकोज है। तो ये ब्लड है और इसमें ग्लूकोज है, तो इसका ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन यानी ब्लड में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक नॉर्मल इंसान में इतना शुगर रहना चाहिए ब्लड में, ऐसे हम समझ के ले रहे। तो अभी क्या होता है, ये जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल है, ये 2 लोग मेंटेन करते हैं। बॉडी में 2 इंसान होते हैं, एक तो है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ये 2 लोग जो है, ये पैनक्रियाज में बैठे रहते हैं। तो बॉडी में जो ब्लड शुगर है, ब्लड में जो शुगर है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन, सबसे मेन इंसुलिन, और दूसरा ग्लूकागॉन, ये 2 लोग हैं जो कंट्रोल में आते हैं। इनका अलग-अलग काम है। ये अगर बढ़ता है तो ये कम होता है, और ये अगर बढ़ता है तो ये कम होता है। इसका ऐसा काम रहता है। जैसे ही बॉडी में ये शुगर जो है, ये अगर 4 ग्लोबुल्स दिख रहे हैं शुगर के आपको, अगर इसका बढ़ना चालू होता है, तो ये पैनक्रियाज जो होता है, मेन पर्सन होता है घर का, उसको जाके बता देता है कोई तो भी, अरे यहाँ पे ना ग्लूकोज का बढ़ना, अपने घर में ग्लूकोज का बढ़ना चालू हो गया, अब क्या करें। तो ये जो इंसुलिन है, वो एक सर्वेंट को भेजता है इंसुलिन को, कि भाई इसको मेंटेन कर, ये जो हमारे घर में बाहर के लोग आ रहे हैं, इसको हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो शुगर को मेंटेन करने के लिए पैनक्रियाज जो है, वो इंसुलिन को भेजता है, और यहाँ पे जो शुगर बढ़ जाती है, जितने भी ग्लोबुल्स आ जाते हैं शुगर के, वहां से वो कुछ ग्लोबुल्स लेके, अगर 10 आ गए तो 6 को लेके वो दूसरे जगह भेजता है, जहाँ पे मरम्मत की जरूरत है। जैसे हमारे सेल्स है, उनको एनर्जी की जरूरत है, तो वो 6 लोगों को वहां पे भेज देता है, भाई तुम उस वहां पे जाओ, तुम्हारा वहां पे काम है, हमारे घर में काम नहीं है। हमको मेंटेन कितने करने हैं, 4 ही करने, 4 ही ग्लोबुल हमको मेंटेन करने हैं ब्लड में। वो 6 है जो वो सेल के पास भिजवा देता है। सेल, हमारी बॉडी की हर सेल जिसको एनर्जी चाहिए रहती है काम के लिए, तो वो जो 6 ग्लूकोज के ग्लोबुल्स रहते हैं, जो ग्लूकोज का ये रहते हैं, शुगर रहती है, वो उनको वहां पे भेज देता है, और वो उनको हेल्प करता है उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, कि भैया अभी तुम काम करो, हम तुम्हारे पास है।
ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इसके आगे तो यहाँ पे एक डायग्राम, जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ब्लड में ग्लूकोज का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इंसुलिन आता है, इंसुलिन वहां पे सिक्रेट होना चालू हो जाता है। वो ये करता है कि इस ब्लड के जो शुगर ग्लोबुल्स है वो मसल तक के ले जाता है, ये मसल में ले जाता है। और ये मसल क्या करती है, आपको वर्किंग में काम करती है, एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन जहाँ पे डायबिटीज होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, उनमें ये सारा प्रोसीजर गड़बड़ हो जाता है। उनमें शुगर, इंसुलिन बराबर से जनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि पैनक्रियाज में ही प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो ये जो इंसुलिन है ये बराबर से यहाँ पे जाता नहीं है, इस ब्लड में जाता नहीं है। तो जो 6 लोगों को इसको भगाना है, वो सिर्फ 2 ही लोगों को यहाँ से भगा पाता है। तो यहाँ पे जो 2 लोगों को भगा पाता है, तो 2 लोग तो इसको, मसल को आपके हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो 6 लोगों का काम था, तो वो मसल करेगी क्या? वो बोलती है अरे 2 लोगों से मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं तो मर जाऊंगी, और मसल टूट जाती है। तो आपको देखा गया है कि डायबिटिक लोगों को थोड़ा मस्कुलर भी प्रॉब्लम होते हैं, यानी मसल में वीकनेस आना, पूरा बॉडी वीकनेस लगना, सुस्त सुस्त लगना, ये सारा इसके कारण होता है। क्योंकि वो जो ग्लूकोज आपको मसल तक के पहुंचाना है, आपके सेल तक के पहुंचाना है, वो पहुंचा नहीं पाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी जाती है। इंसुलिन पैनक्रियास भेज ही नहीं पाता है आपके ब्लड में। तो ये होता है प्रोसीजर। अभी जो पैनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये 2 ऑर्गन होते हैं, 2 जो लोग होते हैं, इनका बैलेंस चाहिए। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। तो सादा प्रोसीजर है। अभी सुबह का आपने खाना खाया, उसमें बहुत सारे कार्ब्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। अब ये बहुत कार्ब्स आपने ले लिए, खाना खा लिया है। खाना खाते ही क्या होता है, वो स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद आपके आंतड़ियों में जाता है। आंतड़ियों में वो खाना टूट के उसका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज यानी शुगर बनती है। वहां पे आंतड़ियों में शुगर बनती है, और वो शुगर जो जाती है, वो आंतड़ियों में रहने के बाद वो वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड की वाहिनियां होती है, वो शुगर वो अपने आप में ले लेती है। अब शुगर इसलिए लेती है कि ये ब्लड वाहिनियां उसको कोई मसल की तरफ या तो सेल्स की तरफ ले जाती है, जिसमें उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो शुगर है उनको एनर्जी देता है। आपने भी देखा होगा कि आप बहुत काम करके आने के बाद आपको खाने की इच्छा होती है, कुछ मैं मीठा खा लूं, मेरे को एनर्जी मिल जाए। वैसे ही बॉडी की हर सेल चिल्लाते रहती है, भाई हमारा बहुत काम हो गया, हमको शुगर चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज ब्लड में आती है, वो वहां पे चली जाती है और उनको एनर्जी देती है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। जब भी आप खाना खाएंगे अभी, तो आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम आ जाना चाहिए, भाई हम खाना खा रहे, खाने के बाद वो पेट में जा रहे हैं, पेट के बाद में वो अतड़ियों में जा रहे हैं, वहां पे उसका ब्रेकडाउन होके शुगर जनरेट हो रही है, शुगर हमारे ब्लड में जा रही है। अगर ये नॉर्मल भी इंसान होए तो भी उसमें वैसा ही होता है, और डायबिटिक भी रहे तो भी उनमें वैसा ही रहता है। तो अगर हम जस्ट खाना खाने के बाद किसी का भी शुगर लेवल चेक करें, तो ब्लड में शुगर का होना वाजबी है, यानी वो होना ही है। ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा प्रमाण में आ ही जाएगी। तो ये ऐसे ही रहता है। जैसे ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये जो ग्राफ है, ये ऊपर नीचे ये नॉर्मल है। लेकिन ये ऊपर जाने वाला जो ग्राफ देख रहे हैं आप, खाना खाने के बाद में जो शुगर लेवल ऊपर जा रही, ये वाला है वो, यानी शुगर लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो गई है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आपको समझ में आ गया है कि ये नॉर्मली अपने बॉडी के साथ होता है कि ब्लड में शुगर कैसे इंक्रीज होती है। तो ये जो शुगर इंक्रीज हो रही है, अभी इसका क्या, ब्लड में तो शुगर इंक्रीज हो गई, आपने खाना खा लिया, ये इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या, ये नॉर्मल कब आएगी? तो नॉर्मल इंसान में ये नॉर्मल आ जाती है, ये नीचे आ जाती है। कैसे? तो ये जो ब्लड में शुगर आ गई है, वो फिर पैनक्रियाज में जाती है। पैनक्रियाज बोलता है, पैनक्रियाज को समझ में आ जाता है कि ब्लड में ज्यादा शुगर आ गई है, क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया है। अभी पैनक्रियाज से कुछ इंसुलिन निकलता है, वो ब्लड में आता है। ये वाला इंसुलिन निकलता है जो ब्लड में आता है, और ब्लड में क्या करता है, वो जितनी भी ज्यादा शुगर है, जितनी ब्लड में रहनी चाहिए उसको छोड़ के, क्योंकि आपने देखा होगा शुगर लेवल आपकी, वो बताता है 60 टू 100 नॉर्मल है। 60 टू 100 नॉर्मल, यानी 60 के नीचे की कहाँ रहेगी, ये ब्लड में रहेगी, वो ये ब्लड में रहेगी। 60 टू 100 ब्लड में रहेगी। उसके ऊपर की जो है वो निकल जाएगी बाहर। वो कहाँ निकल जाएगी, तो वो जाती है सेल्स में।
ये जो सेल्स है उसमें जाती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए रहती काम करने की। तो ये जो शुगर है ये इस सेल में जाके उनको काम करने की शक्ति प्रदान करती है, और जो दूसरी एक्स्ट्रा होती है वो लीवर में जाती है। अब लीवर में क्यों जाती है? अभी मैंने पहले ही बताया कि एक पैनक्रियाज और एक दूसरा लीवर, इनको हमको अच्छे से संभाल के रखना है। तो लीवर में जाके वो शुगर जो है, एक्स्ट्रा शुगर लीवर में जाती है कि उनको जमा करके रखनी पड़ती है शुगर, कि कभी भी आप एक्स्ट्रा वर्क करो। आज आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे, तो ठीक है, ये सेल 5 किलोमीटर का आपकी शुगर ले लेगी, 5 किलो की, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम की, ठीक है। लेकिन इसके बाद में आपने 10 किलोमीटर चल रही है, तो शुगर कहाँ से आएगी? कहाँ से? ये सेल तो फिर रोना चालू कर देगी कि मेरे को तो और शुगर चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? और तब तो आपने खाना नहीं खाया। तो ये जो लीवर क्या करता है, उस शुगर को जमा करके रखता है, उसको ग्लाइकोजेन बोलते हैं। ग्लाइकोजेन ऐसे डिपॉजिट करके रखता है अपने अंदर। जब भी ये सेल ज्यादा वर्क करती है, ये टूट जाता है और इसके पास आता है और वो खा लेती है। तो इस तरीके से जो लीवर होता है वो ये सेल को और ये मसल को आपने एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद ये ग्लाइकोजन को तोड़ के वो आपको शुगर प्रदान करती है, ताकि आपका काम अच्छे से चलते रहे। तो अभी ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। मैंने आपको बताया कि भाई ये नॉर्मली ऐसे ही होता है इसमें कि शुगर जब आती है तो वो पैनक्रियाज समझ में आता है कि ये शुगर बढ़ गई है। शुगर बढ़ने के बाद हमको नॉर्मली ब्लड से शुगर निकाल के सेल को भेजना है और लिवर को भेजना है, ये तो नॉर्मल हो गया। और ये जो बढ़ी हुई शुगर कुछ देर बाद कम हो जाती है, ब्लड में कम हो जाती है, क्योंकि वो चली जाती है लिवर और सेल के पास। अभी बाद में क्या होता है, कभी कभी हमको ये जो शुगर होती है लेवल कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि आपने ओवरवर्क कर लिया, आपने ज्यादा देर तक के कुछ खाया नहीं, तो आपकी शुगर लेवल डाउन हो जाती है ब्लड में। तो जो ग्लूकागोन है, एक दूसरा पर्सन होता है जो पैनक्रियाज में पाया जाता है। जैसे ही आपकी शुगर लेवल डाउन होना चालू हो जाती है ब्लड में, तो ये बाहर निकलना चालू हो जाता है और वो लीवर को जाके बताता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत है, तो आप एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में भेजो। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। जैसे आपने यहाँ पे खाना स्किप कर दिया, अभी तो अच्छे से चल रहा था, आप बाहर चले गए, यहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, यानी खाए नहीं, तो आपका शुगर डाउन होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही शुगर डाउन होना चालू हो जाएगा, पैनक्रियाज को समझ में आ जाएगा, अरे इन्होंने कुछ खाया नहीं, ब्लड में शुगर नहीं, तो वो अपने एक इंसान को भेजेगी, जैसे इंसुलिन को भेजा था, ग्लूकागॉन को भी भेजेगी। इनको भेजेगी ब्लड में कि भाई तुम यहाँ पे ब्लड में है ना, शुगर लेवल डाउन हो गया है, कुछ तो करो। तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेंगे, ये लिवर सेल को संदेशा भेजेंगे कि आपके पास जो भी जो भी शुगर है उसको मेरे ब्लड में लाके दे दो, ताकि मेरी जो भी मसल्स है, जो भी सेल्स है, उसका बराबर से काम हो जाए। और लिवर सेल जाके उसका जो ग्लाइकोजेन होता है उसके टुकड़े टुकड़े बनाता है और ब्लड में भेजता है, ताकि वो ब्लड से वो सेल में जाए, मसल में जाए, और मसल और सेल अच्छे से काम करे। तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कम होना और ज्यादा होना मैंने आपको बता दिया है। शायद आपका बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, आया होगा। जैसे ही ये ग्लूकोज टूटता है और ब्लड में जाना चालू हो जाता है, फिर से आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर आना चालू हो जाता है। ये देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा है, ग्लूकोज नीचे चला गया था, वो ऊपर आना चालू हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। डायबिटीज नहीं, शुगर की नॉर्मल प्रोसेस होती है कि कैसे ऊपर जाता है। जैसे ये नॉर्मल चल रहा है आपका, आपने खाना खाया, शुगर ऊपर गई, खाना खाने के बाद कुछ देर बाद इंसुलिन जनरेट होता है, इंसुलिन जनरेट उसको नॉर्मलाइज लाता है शुगर को ब्लड में, ये नॉर्मल लेवल हो गया जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर रहता है। फिर अगर आपने स्किप कर दिया, शुगर डाउन हो गई, खाना नहीं खाया, शुगर डाउन हो गई। डाउन होते बराबर भी पैनक्रियाज ग्लूकागॉन को भेजता है और उसको फिर से ऊपर लाता है, शुगर को लिवर से शुगर लेके और फिर से नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये जो चल रहा है ना, ये जो सीधा ग्राफ है, ये एक नॉर्मल पर्सन का है। लेकिन ये जो ऊपर का ग्राफ है, ये जो ऊपर का ग्राफ जहाँ पे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, ये ग्राफ होता है डायबिटीज वालों का। जिनको डायबिटीज डिसीज होता है उनका ग्राफ है, जिनमें इंसुलिन की मात्रा आपको चाहिए रहती है। इसीलिए आप दवाइयां लेते हैं और कुछ लोग इंजेक्शन लेते हैं कि ये इंसुलिन जनरेट नहीं होता है, तो ये जो लेवल है वो हाई ही रहती है।
ये इंसान जो है, इंसुलिन नाम का इंसान पैनक्रियास भेजता ही नहीं है, तो ब्लड में वो जो शुगर का जो मैंने 4 ग्लोबुल दिखाए थे, वो 6 होके 10 ग्लोबुल कायम रहते हैं। वो यही लेवल पे चलते रहते हैं, उसको डायबिटीज कहा जाता है। तो हम इसीलिए इस इंसुलिन को लेते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हैं ताकि इस लेवल को फिर से नॉर्मल लाएं। लेकिन मेरा कहना है, हम बाहर से इंसुलिन क्यों मंगाएं? हम बाहर से वो गोलियां क्यों ले? क्यों ना इसी जो ये जो लेवल है, ये जो पैनक्रियास की लेवल थी, इस पैनक्रिया में प्रॉब्लम होने की वजह से हम पैनक्रिया को ठीक क्यों ना करें? क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन सॉरी शुगर बढ़ गया है इंसुलिन न होने के कारण, वो इंसुलिन पैनक्रियास में जनरेट करके हम इसको नीचे क्यों ना लाएं? क्यों हम बाहर की चीज लें? आज आपको शक्ति नहीं है तो आप क्या करते हैं, नींबू और पानी पीते हैं। तो क्या हर टाइम हम नींबू पानी पे ही जाएंगे? हर टाइम हम क्या बाहर का ही कुछ सप्लीमेंट लेते रहेंगे हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए? क्यों ना हम अंदर से उस हेल्थ को नॉर्मलाइज करें, अंदर से वो एनर्जी जनरेट करें। सोफा बोलूला हेलो। तो एक पर्सन में इन ग्लूकागॉन और इंसुलिन हमेशा रहता है। वो हर टाइम जब भी फूड आता है या नहीं आता है, फूड की कमी होती है, वो रिलीज होते रहता है। तो आपको काफी हद तक के ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि डायबिटीज हमारे बॉडी में कैसे होता है, या तो शुगर लेवल कैसे नीचे ऊपर जाती है। और अगर वो शुगर लेवल नीचे नहीं आई, खाने के बाद नीचे नहीं आई और हमेशा वो हाई ही रही, चाहे खाना खाओ चाहे नहीं खाओ वो हाई ही रही, तो इंसुलिन नहीं जनरेट कर पा रहा है पैनक्रियाज, ये हमको समझ में आता। हमको डायबिटीज हो गए ये हमको समझ में आ रहा है। तो हमने इस पे क्या करना चाहिए? अभी हमारा सोल्यूशन क्या है? तो मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज ये बहुत ही आसान डिसीज है और उतना ही खतरनाक डिसीज है। तो इसमें आसान क्यों है? अगर इसको आप मेंटेन करते हैं तो ये बहुत आसान डिसीज है। वो अगर आपके पास रहा तो दूसरा डिसीज अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेगा, अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हो। लेकिन अगर ये डिसीज को मैंने मेंटेन नहीं किया, ये आपके हाथ के बाहर हो गया, तो इससे खतरनाक डिसीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाकी डिसीज को अंदर लेके आता है। तो इसमें अभी ट्रीटमेंट मोड क्या होता है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट मोड? तो डायबिटीज में सबसे ज्यादा मैं तो कहूंगी होम्योपैथी भी मत लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करना। तो सबसे मेन प्रिवेंशन होता है, इसमें प्रिवेंटिव प्लान इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इसमें प्रिवेंशन में आपका डाइट और न्यूट्रिशन प्लान आता है और एक्सरसाइज प्लान आता है। तो काफी हद तक के शायद सोनाली दीदी ने कल आपको डाइट के बारे में काफी हद तक के समझा दिया है। और डाइट आपको मालूम है कि कैसे इसको डाइट को मेंटेन करना है। आपके भी जिनको भी डायबिटीज हुआ है उन्होंने हेलो। हाँ, तो हमको जो है खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम में, जैसे 2-2 घंटे में हमको स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लेना चाहिए। देन हमको स्टेल फूड यानी जो बासा खाना है वो अवॉइड करना चाहिए। हमको फ्रीज्ड वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। जो भी चीज़ लिवर और पैनक्रियाज को ज़्यादा तकलीफ देती है वो सारा चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। आपको लगेगा आज मैं कई जगह पे देखती हूँ कि अरे सूप पीना है, सूप, टमाटर घर में पड़े होते हैं लेकिन टमाटर का सूप नहीं बनाया जाता है। वो क्या होता है, नौर सूप लाते हैं और 5 मिनट में सूप बना के, आपको मालूम है नौर में इतने दिन तक के वो प्रिजर्व करते हैं, तो एक टाइप का प्रिजर्वेटिव जाता है उसमें, जो केमिकल सब्सटेंस है, जो टॉक्सिन है। वो आप नौर का सूप बनाते तो हो जस्ट अ सेकेंड। दीपिका, 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 हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
तो वो जो है उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, वो एक प्रकार का स्लो पॉइजन होता है। उसको निकालने के लिए लीवर और पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आप अपने ही ऑर्गन को तकलीफ में डालते हैं और वो जो तकलीफ है एक टाइम का, वो बार बार देते हो। मैगी खाते हो, फिर आप नॉर सूप पीते हो, फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, फिर आप बाहर का और कुछ खाते हो, तो ये बार बार का जो तकलीफ है ना, वो आपको 30 में या तो 30 to 40 इयर्स के बाद में आपको पता चलता है, अरे ये जो बार बार तकलीफ दिया है ना, ऑर्गन है ना, थक जाता है। अभी फिर मैं इंसुलिन नहीं भेजूंगा। इंसुलिन नाम का आदमी मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे को ही लग रहा है वो अभी। मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं मुझे ही चाहिए वो इंसुलिन, क्योंकि मेरे को ही ठीक रहना है, तो मैं भेजूंगा ही नहीं। तो आप तो हो गए ना डायबिटीज, आपको डायबिटीज हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये चेंजेस जो है, पहले ही मैंने बताया, पहला ही कॉज उसका था लाइफस्टाइल। तो हमको ये लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। हमको खाने में, हमारे एक्सरसाइज में बहुत सारे चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका, जो मैंने बताया कि ये एक आसान डिसीज है, वो आसान ही रहे। उसको हम खतरनाक डिसीज ना बनाए, इसके लिए खान पान में बहुत ज्यादा चेंजेस करना जरूरी है। शायद इसका नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो खान पान का रहेगा, डाइट का रहेगा, तो आपको, और एक्सरसाइज का भी रहेगा, तो आपको उसमें आइडिया मिल जाएगी कि क्या होना चाहिए। प्रिवेंशन, डाइट प्रिवेंशन या डाइट प्लान क्या होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो एक्सरसाइज में मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसमें मैं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल वे में बताना चाहती हूँ। तो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजेस डायबिटीज में क्या आता है, तो एक्सरसाइज तो आपको सबको मालूम है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है, वो भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। आपका वेट लॉस होता है, वो भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी, वो कम होता है, वो भी आपके लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आप जितना ऑक्सीजन लेते हो, जैसे सुबह वॉक करते हो, जितना ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे अच्छा होता है। जो ऑक्सीडेशन करता है वो आपके बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। यानी आप फिर से यंग बनना से हर एक सेल फिर से यंग बनती है जब उसमें ऑक्सीजन आता है। तो इवन आपका मसल स्ट्रेंथ और टोन इम्प्रूव होता है। आज आप अगर पैर के मसल से 4 फीट चल पा रहे हो, कल कल 8 फीट चल पाते हो, तो मसल का स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है उससे। फिर डाइजेशन, एपेटाइट, ये कंट्रोल होता है। ये हर चीज आपको मालूम है, मेरे को एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। इवन स्लीप अच्छा होता है, आपका मूड स्विंग्स जो है, आपका स्ट्रेस कम होता है। मैं अगर 4 दिन अगर वॉक पे ना जाऊँ, तो मुझे मेरे में खुद में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। आई यूज टू, मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ जल्दी से, या एंग्जाइटी आ जाती है, लेकिन अगर वॉक पे जाऊँ तो मेरा मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब फायदे हैं एक्सरसाइज के, हमको भी मालूम होते हैं, सबको मालूम होते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। या तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, मैं भी खुद कभी कभी उसको स्किप कर डालती हूँ। लेकिन अगर ये सारी चीजें, डायबिटीज अवॉइड करना है या तो प्रिवेंट करना है, सारी चीजें हमको हमको हमेशा यंग रहना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ठीक है, एक्सरसाइज तो आपको मालूम है, लेकिन एक्सरसाइज डायबिटीज में कब नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज में आपको, अगर आपको डायबिटीज है और आप उसमें फीवर है या तो कोई तकलीफ हो रही, उस दिन आपको स्किप करना ही है। उस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर एक्सट्रीम आपको हीट और कोल्ड लग रही है, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, ठंडी लग रही है, उस दिन भी आपको एक्सरसाइज स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन डायबिटीज वालों को जो अंदर का मेटाबॉलिज्म होता है वो गड़बड़ चल रहा होता है, उसमें क्रिएटिनिन जनरेट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और किडनी अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इन एक्सट्रीम केसेस में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एक्सरसाइजेस। तो इवन ड्यूरिंग पीक इंसुलिन एक्शन टाइम, यानी वही कि अगर आप शुगर बढ़ गया या इंसुलिन ले रहे हो, उसका मात्रा बढ़ गया, तो आपने कट डाउन करनी चाहिए। फिर और एक है यहाँ पे कि इफ योर ब्लड शुगर इज हाई, एक्सरसाइज विल यूजुअली हेल्प टू ब्रिंग इट डाउन। बट हाँ, राइट, अगर आपका शुगर लेवल जो है वो 250-300 के करीब करीब है तो इट्स ओके, लेकिन उससे भी ज्यादा है, 300 के अगर ऊपर है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी नहीं है।
इवन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तब आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है और उसका ब्रेकडाउन होता है, क्रिएटिनिन जनरेट होता है और किडनी पे अफेक्ट होना चालू हो जाता है। तो सिंपल यही आप ध्यान में रखिए कि अगर 300 तक के हैं तो ठीक है, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन 300 के अगर ऊपर शुगर है, कंटिन्यूअस वही लेवल रह रहा है, तो आपको एक्सरसाइज भी कम मात्रा में करनी है, यानी बहुत नहीं करनी है, थोड़ी कम मात्रा में एक्सरसाइज करनी है। मैं अभी आती हूँ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू कि डायबिटीज में होम्योपैथी क्या करता है। तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे तो भी, क्योंकि ये होम्योपैथी में कुछ माइजमेटिक और ये हमारी टर्म्स है। तो सबसे मेन है, मैंने जैसे बताया, होम्योपैथिक डायग्नोसिस यही कहता है कि हर इंसान आज, इंडिया इज हब ऑफ डायबिटीज, ऐसे बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज, हमारी लाइफस्टाइल ड्रास्टिक चेंज हो गई है, ड्रास्टिक। जो ट्रांजिशन पीरियड में हम चल रहे, जो हमने मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी वजह से जो डायबिटीज आया है, तो वो हमारे इसमें हर किसी में पाया जा रहा है। अभी अगर 20 के ऊपर जितना भी जनरेशन बोले जाए ना, हर कोई डायबिटिक है, हर कोई डायबिटिक है, उनमें हर किसी में डायबिटीज बैठा हुआ है। सिर्फ कोई लोग उसको ऊपर ला रहे हैं और वो डिसीज में टर्न हो रहा है, कोई लोग नहीं ला रहे, वो मेंटेन कर रहे हैं एक्सरसाइज और खान पान में, इसलिए वो दबा हुआ है। बस यही है। तो हमारा होम्योपैथिक वे क्या है, इसको डायग्नोज करना हमारा वे क्या है? तो सबसे मेन होम्योपैथी ये बोलता है कि आपका जो माइंड है वो करता धरता है, हर चीज का करता धरता। आज मैंने आपको बोल दिया कि पैनक्रियाज और लीवर को आपको ठीक रखना है, क्योंकि वही दो ऑर्गन है जो आपको ट्रबल कर रहे हैं डायबिटीज दिलवा के। तो मुझे आप बताइए, पैनक्रियाज और लीवर को गवर्न कौन कर रहा है? उनको हैंडल करने का काम किसका है? वो तो ब्रेन का है। अभी ब्रेन को गवर्न कौन कर रहा है? आपका आत्मा कर रहा है, आपका सोल कर रहा है, आपका माइंड, आपका अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे मेन आपका माइंड है, जिसको अगर आप नॉर्मलाइज रखें, जिसको आप एकदम प्रॉपर रखें, तो उसमें से जो भी ये जाएंगे, जो भी सिग्नल्स जाएंगे लीवर और पैनक्रियाज को, वो उनको अच्छा रखेंगे और अल्टीमेटली जो भी सामने वाली साइकिल रहती है वो भी नॉर्मलाइज होती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में यही आता है कि जब भी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट कोई आता है, तो हम देखते हैं कि उसका मेंटल स्ट्रेस क्या है, क्योंकि हमको मालूम होता है कि भाई इसमें डायबिटीज पहले से था, लेकिन ये ऊपर क्यों आया है? तो कोई ना कोई कॉज जरूर है। तो सबसे पहला कॉज जो लाइफस्टाइल है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक दुबला पतला इंसान जो रोज जा रहा है, रोज वो 6 से 7 किलोमीटर वॉक कर रहा है, और फिर भी वो मेरे पास आता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि 30 साल का वो जो लड़का है, वो रोज वॉक को जाता है, रोज जाता है 5 किलोमीटर वॉक, उसका कंपलसरी है। वो दुबला पतला लड़का है, कोई ओबेसिटी नहीं है, वो खान पान में कंट्रोल है उसका, वो एकदम अच्छे से सब कुछ ले रहा है। तो उसको डायबिटीज हुआ तो हुआ कैसे? आई वॉज इन ये कि भाई ऐसे इंसान को जिसको सारा चीज नॉर्मल है, बीपी भी नहीं है, सब अच्छा है, तो इसको डायबिटीज हुआ कैसे? तो मेंटल स्ट्रेस सबसे मेन उसका था, कि मेंटल स्ट्रेस। और हमने हमारा होम्योपैथिक जो डायग्नोसिस होता है, उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को लेके नहीं चलते हैं, उसके आगे भी कुछ रहता है। हाँ, तो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो ऑर्गन, जैसे पैनक्रियाज, सिर्फ पैनक्रियाज ही अफेक्ट नहीं हुआ है, लिवर ही अफेक्ट नहीं हुआ, ये पूरा आदमी अफेक्टेड है, बिकॉज उसका मेंटल स्ट्रेस, जो भी मेंटल स्ट्रेस है, उससे लिवर भी अफेक्टेड है, उससे पैनक्रियाज भी अफेक्टेड है, उससे उसका जीआईटी सिस्टम, यानी जो हम खान पान करते हैं, स्टमक, वो भी अफेक्टेड है, इंटेस्टाइन भी अफेक्टेड है, पूरा का पूरा आदमी अफेक्टेड है। तो हम एक ऐसी मेडिसिन निकालते हैं जिसमें उसका सेंसिटिविटी, उसके छोटे छोटे रीजंस थे बैंक के, आज पैसा आया नहीं, आज लोन बैंक की तरफ, लोन वाले ने लोन छेड़ा नहीं, जो भी उनके रीजंस है, तो छोटे छोटे चीजों की वजह से वो वरीड हो रहा था, छोटी छोटी रीजंस की वजह से वो एंशियस हो रहा था। तो हम उसको निकाल के उस पे एक 10,000 20,000 मेडिसिन में से एक मेडिसिन निकालते हैं और वो उसको देते हैं, जिससे वो आदमी ठीक होता है, उसका इम्यूनिटी बढ़ता है। अल्टीमेटली उसका माइंड का इम्यूनिटी बढ़ने के बाद वो बराबर से लाइन बाय लाइन हर ऑर्गन को एक लाइन में लाना चालू कर देता है, उसकी हेल्थ को राइट क्लिक करना चालू कर देता है।
तो ये सारा चीज है वो उसको नॉर्मलाइज लाता है। आपका माइंड होता है और फिर यहाँ पे ऑर्गन आना चालू हो जाता है। ये अगर नॉर्मलाइज हुआ तो सारा कुछ स्ट्रेट लाइन में आना चालू होता है। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, अभी मैं उसके मेडिसिन बताऊँ तो एक मेडिसिन हर किसी के लिए, हर डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं होता है। उसके हर सिम्टम को देख के, हर तकलीफ को देख के हम उसको जान के, उसका माइंड जान के उसमें पर्टिकुलर एक ही मेडिसिन निकालते हैं उस इंसान के लिए और वो देते हैं। उसकी वजह से उसका सारा रेगुलराइज होना चालू हो जाता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर है और मैंने काफी ट्राई किया है, काफी कुछ कनेक्ट करने का आपसे और सारा कुछ बताने का। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड डाली है जो डायबिटीज की है और मैं बोलना चाहती हूँ कि डायबिटीज जिसको भी हुआ है, दे आर नेचुरली स्वीट पीपल, वेरी स्वीट पीपल। तो हमको हमेशा स्वीट ही रहना है, उसको कंट्रोल में रख के, उसका प्रिवेंशन करके, हमारी पूरी लाइफस्टाइल नॉर्मलाइज करके और मेडिसिन लेके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी डायबिटीज वाले भी है और जो नॉन डायबिटिक भी है, तो सबके लिए यही है कि भाई हम स्वीट है, हम स्वीट ही रहे लास्ट तक के। तो इतना बोल के मैं अपना आज का सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिल्पा दीदी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही ये जानकारी। जो भी कोई प्रश्न है डायबिटीज से रिलेटेड, आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज है, तो उसी से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एक एक करके पूछेंगे। हमारे पास अभी 10 मिनट्स का टाइम है, तो जरूर से आप पूछ सकते हैं वन बाय वन अपना माइक अनम्यूट करके। मैम, फास्टिंग में जिसकी रिपोर्ट 190 आए और पोस्ट लंच 220 हो, तो वो क्या कॉम्बी है? वेरी फर्स्ट पहली बार फास्टिंग में कितनी आई है? 190 हाँ, और पोस्ट लंच 220। हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? अभी जो आपका फास्टिंग और पोस्ट मील का जो रिपोर्ट आया है, तो ये कितने दिन का डायबिटीज आप मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन तो नहीं, आपको अभी जस्ट आया है, ऐसे ही थोड़ा डाउट हुआ तो करवाए तो आया है। नहीं, तो ये वेरिएशंस हो सकते हैं। फास्टिंग में अगर आपका आता है तो इसमें सबसे अच्छा HbA1c जो आता है, एक डायबिटिक कंट्रोल का एक टेस्ट आता है, वो आप करा के देखिए। इस वैल्यू पे भरोसा मत करिए। HbA1c का एक आता है 6 मंथ्स का कंट्रोल करके आता है, तो उसमें अपने को देखना है कि उसमें डायबिटीज आता है क्या। अगर उसमें वो लेवल अगर आपका 5.5 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यू आर डायबिटिक, आप डायबिटिक हो। नहीं तो ये मैं नहीं बोला ना, ये एक मेटाबॉलिक डिसीज है। तो आप फास्टिंग में भी अगर आपका मेटाबॉलिज्म, अंदर की बॉडी है ना, शुगर को वहीं पे रखती है, तो वो फास्टिंग में इंक्रीज आ सकता है और पोस्ट मील में कम दिखा सकता है। पोस्ट मील भी आप कितने टाइम बाद कर रहे हो? पोस्ट मील अगर खाने के बाद आप 3-4 घंटे के बाद टेस्टिंग करा रहे हो तो थोड़ा सा कम आता है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस के, हाँ, 1.5 घंटे नहीं तो बाद। मैम, अब दवाई न लेते हुए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अगर अभी फर्स्ट ही टाइम है ना, आप बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले HbA1c कराइए आप, उसमें से 3 मंथ का आपका डायबिटिक कैसा है वो आ जाएगा, उस हिसाब से उस लेवल से अपन जा सकते हैं। HbA1c आती है टेस्ट, वो करवा लीजिए। ओके। और मैम और अभी जैसे बोलिए मैम। एक्सरसाइज और डाइट से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को अच्छे से, प्रॉपरली। डाइट मीन्स मैम भूखा रहना या सलाद फ्रूट ही ज्यादा लेना? नहीं, भूखा तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। भूखा नहीं रहना है। उसको कंट्रोल करने के लिए 2-2 घंटे का जो आता है, आपको जब भी 2-2 घंटे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपका जो खाना है 2-2 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक ही टाइम पे, जैसे एक ही टाइम पे भरपूर खाने से या तो वो इंसुलिन की मात्रा बिगड़ जाती है बॉडी की। तो आपको प्रॉपर डाइट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। शिल्पा दी, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। क्या हम डायबिटीज होम्योपैथी से रिवर्स कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। और सेकंड क्वेश्चन है, हाँ।
कितना हाँ, हेल्प बोलिए। मिल सकता है? इंसुलिन इंजेक्शन या मेडिसिन कम हो सकती है क्या? अभी मैं आपको 2 केसेस बताऊँगी। जो मैंने पहला केस आपको स्पेशली बताया था 30 इयर्स लड़के का, कि जो अभी भी मैं उनको मेडिसिन दे रही हूँ और मैंने उनको अभी भी मैंने उनको एक भी मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोला है एलोपैथिक, सॉरी, दूसरा मेडिसिन कोई नहीं चल रहा है उनको। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ होम्योपैथी पे हमने मेंटेन करके रखा है। उनका डायबिटीज़ अभी 3 साल हो गए, 3 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हर टाइम ले, वो बीच-बीच में ले रहे हैं अभी। पहला 1 साल उन्होंने कंटिन्यूएशन में रखा है, बाद में बीच-बीच में मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका डायबिटीज़ की मात्रा ऊपर नहीं गई है, वो मेंटेन है, अभी मेंटेन चल रही है। तो हमने होम्योपैथिकली ही उनको मेंटेन रखा है, कोई दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तो ये केस, दूसरा एक केस मेरे पास था, जिनको इंसुलिन का पॉट था 10, 6 और 4, यानी इंसुलिन लेना पड़ता था 10 मात्रा में, 6 और 4 ऐसा उनका ये था। तो हमने क्या किया, पहले होम्योपैथिक मेडिसिन इंसुलिन एकदम से बंद नहीं करते हैं। जिनको इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं, वो एकदम से हम कभी बंद नहीं करते, बिकॉज़ काफ़ी वेरिएशंस आते हैं उसमें। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे 10 का मात्रा है अगर उनका, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 10, 6 और 4 का चल रहा था, तो उसमें हम 2-2 की कमी से पहले हम होम्योपैथी देते हैं, फिर 15 दिन वेट करते हैं, 15 दिन के बाद हम एक रिपोर्ट निकालते हैं। फिर उसमें क्या रिपोर्ट आती, पहली रिपोर्ट और नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट में अगर कम आता है तो हम इंसुलिन 2-2 मात्रा में कम करना चालू करते हैं। ऊपर से 8 कर लेते हैं, बीच से 6 का 4 पे लाते हैं और नीचे का जो 4 था वो 2 पे लाते हैं। तो ऐसा कम करते-करते टैपरिंग डोजेज़ में उसको कम करते-करते इंसुलिन बंद करवाते हैं। और इसमें डाइट का भी, कल आपका डाइट का लेक्चर होगा डायबिटीज़ पे, आपको डाइट समझ में आ जाएगा। वो डायटीशियन आपका कवर कर लेंगे, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि प्लान कैसे रहेगा उसमें। उसमें भी इंसुलिन काफ़ी मात्रा में कम, डाइट और होम्योपैथी ये मिला के हम इंसुलिन को कम करते हैं। मैम, जिनके पेरेंट्स डायबिटिक है, उन हाँ जी। बच्चों को कब से और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और क्या वो प्रोएक्टिवली कर सकते हैं जिससे डायबिटीज का रिस्क कम हो जाए? यस, यस। सी अभी मैं मेरा एग्जांपल, एकदम बेस्ट एग्जांपल मेरा दूंगी। मेरे नाना हाई डायबिटिक थे, उनका डेथ ही डायबिटीज के वजह से हुआ था। सारी कॉम्प्लिकेशन उनको डेवलप हो चुकी थी। मेरे पापा, मेरी मम्मी हाई डायबिटिक है और हम 4 बच्चे हैं। तो हम चारों में एक को डायबिटीज आया, लेकिन हम 3 को नहीं आया। वो जबकि मेरी छोटी बहन है, उसको डायबिटीज आया है, लेकिन हम तीनों में नहीं आया। तो मैं पहले से यही बताते आई हूँ, पहले से, यानी अभी अपना लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है, कि एक लाइफस्टाइल आप कैसे मेंटेन करते हो। लाइफस्टाइल इन द सेंस नॉट ए एक्सरसाइज एंड डाइट। आपका माइंड भी, आपका माइंड एक स्टेबिलिटी में चलना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेवल ऊपर लेते हो, जैसे मेरे बहन का स्ट्रेस लेवल ऊपर था, तो उसने डायबिटीज पकड़ लिया। हम चारों में डायबिटीज था, वो सुप्तावस्था में सोया हुआ था, लेकिन किसने उसको जगाया, ये इशू हो जाता है। उसने जगाया, क्यों जगाया? उसकी भी लाइफस्टाइल अच्छी थी, उसका भी खान पान और इसमें कंट्रोल था, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम हुआ? उसका स्ट्रेस लेवल में प्रॉब्लम हुआ। जैसे हो सकता है मेरा फिर एक्सर्शन ज्यादा होता है, मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ या तो डाइट बराबर से प्रॉपर नहीं, कभी ना कभी मेरे को भी आएगा। आई एम नाउ 40 अबाउट, आई एम 43 ईयर ओल्ड, तो मुझे भी डायबिटीज आ सकता है, लेकिन अभी तक के गॉड ग्रेस आया नहीं है। तो अगर मैं स्ट्रेस लेवल मेंटेन ना करूं, डाइट लेवल मेंटेन ना करूं और हमारा एक्सरसाइज जो है मेंटेन ना करूं, लाइफस्टाइल मेंटेन ना करूं, डेफिनेटली मैं डायबिटिक हो सकती हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों को नहीं आना चाहिए, तो उनका लाइफस्टाइल, जैसे डाइट अभी बताने वाले, डाइट बताने वाले हैं, फिर शायद एक्सरसाइज का भी सेशन होगा यहाँ पे और होम्योपैथी का भी। तो आप अपना, सीधी बात है, जिस इंसान का मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी एकदम हाई है, उनमें डायबिटीज होने के बाद भी नहीं आएगा, ये पक्का है। होने के बाद भी नहीं आएगा, चाहे वो 4 पेरेंट्स में क्यों ना रहे, यानी अपने 4 फादर्स में क्यों ना रहे, फिर भी आएगा नहीं, ये पक्का है। मैम, Madam, what is the weight of liver and pancreas? वो अभी एकदम से बताना मुश्किल होएगा। 1 kg के आसपास लिवर, 1 और 1.5 kg, बिकॉज एनाटॉमी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो इतना तो याद नहीं है। मैंने सुना है पैनक्रिया
का जो वेट है वो 60 ग्राम है करके, 60 ग्राम पैनक्रियाज। एक क्या सही है? नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा है, 60 ग्राम तो नहीं है। सीजियम जेम्बोलानम, सीजियम जेम्बोलानम और हाँ जी, सिफेलांड्रा ड्रॉप्स, ये अच्छी है हाँ क्या? हाँ, सिफेलेंड्रा और सीजियम जाम्बोलिकम। सीजियम जाम्बोलिकम यानी आपका जामुन जो होता है, हाँ, आप जो जामुन खाते हैं, और बोला भी जाता है कि जामुन की जो गुठलियां गुठली। होती है उसका अगर हाँ पाउडर करके आप खाया जाए तो डायबिटीज जाता है। तो जो सीजियम जाम्बोलिकम है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसी से बनाई हुई है, उसी से बनाई हुई, उसी के अर्क से। लेकिन उसमें जामुन का पाउडर और सीजियम जाम्बोलिकम, इसमें काफी डिफरेंस है, इसके एक्शन में डिफरेंस है। दो इट इज फ्रॉम सेम सोर्स से आई है, लेकिन इसके एक्शन में काफी डिफरेंस है। जितना डिफरेंस एक सुतली बॉम्ब और एटम बॉम्ब में है, उतना डिफरेंस है। वो हो गया सुतली बॉम्ब और हमारा मेडिसिन हो गया एटम बॉम्ब। मैम सिफेलांड्रा, सेफेलेंड्रा, यू आर सेइंग सेफेलेंड्रा, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी मेडिसिन है, वो भी काम करती है। लेकिन तो वो- अगेन होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में ये होता है कि हम मेडिसिन ऐसे ही नहीं देते हैं, हम मेडिसिन वो इंसान को देख के देते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं मेंटल स्ट्रेस बहुत है मैम। इंजेक्शन पेशेंट हाँ जी, त्याचा पोट भरलं पाहिजे। मेंटल स्ट्रेस बहुत है सबको, बस नहीं वही नहीं सब, आगे की देखिए सोचते हैं, आज का नहीं सोचते हैं, बच्चों के लिए, कभी खुद के लिए, और काम वालों के लिए, या कोविड में देखिए कहीं बहुत स्ट्रेस है। देखिए मेंटल स्ट्रेस, देखिए एक शादी, मुझे जो चीज समझी है आज तक की जिंदगी में, एक चीज समझी है कि स्ट्रेस तो सबको है, आजू बाजू सराउंडिंग सारे स्ट्रेस भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं हूँ, मैंने आजू बाजू एक वॉल प्रिपेयर कर ली, मेरे आजू बाजू एक दीवार प्रिपेयर कर ली कि जिसमें से मुझे क्या लेना है वो मैं ले सकती हूँ, तो मैं स्ट्रेस को बाजू में रखूंगी और जो लेना वही लूंगी। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे लेते हैं। इट इज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस, वो तो आते जाएंगे, वो तो आते जाएंगे, लेकिन आपने उसको कैसे लेना ये इम्पोर्टेंट है। आज मैं जानती हूँ कि आज मैं सुबह से मेरा ओपीडी चालू करती हूँ, मेरी ओपीडी 10 बजे से चालू होती है और शाम में 7 या 8:30 बजे, जो भी है, 10 बजे भी, परसों तक 11 बजे भी खत्म हुई थी। तो मेरे को ये समझना चाहिए, ये दिन में मैंने क्या पाया क्या खोया, इसी दिन में खोया, इसी दिन में पाया, उसी दिन में छोड़ दिया। वही, तो मेरा हाँ, तो स्ट्रेस उस दिन का है, मैं कल तो लेके ही नहीं जा रही हूँ कुछ। वेरी कल गुड। फिर से एक दिन चालू होगा और उसमें मेरे को क्या स्ट्रेस लेना है और क्या नहीं, तो वो और हम देखिए मैम, कल ये क्या डिपेंड। होगा कि नहीं, या कल क्या होएगा, कल मेरा बच्चे का क्या होता, वो दुकान, ऐसा सब चालू है। हाँ। हम लोग ये सब सोच के तो वही, यही तो ना, आप कल का सोचते हो और कल का भी सोचते हो, तो ये दोनों चीज आप में नहीं आना चाहिए, आपको आज का ही सोचना चाहिए। आपने आज का ही सोचना चाहिए, इस आज में आप क्या कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, वही सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी ये बात मेरा है मैम। पर्सनल है। देखिए सादी सी बात है, सादी सी बात आप है, बहुत आपको अच्छा, अगर कोई तेलुगु में अगर आपको किसी ने गाली दे दी ना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप हंस देंगे। वही आपके जो आपकी ही लैंग्वेज में आपको गाली दे दी, आपको लग जाएगी दिल में। तो वो क्या है, आपकी समझ पे डिपेंड है। आप वो तेलुगु नहीं समझते, आपकी समझ, आप तेलुगु नहीं समझे तो आपको नहीं लगा, लेकिन आपने सेम लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है वो समझ ली तो आपको लग गया। तो आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए अपनी समझ पे है। तो मुझे तो लगता है कि अपनी समझ से काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा बोले आप। मैम, इज इट थैंक यू। पॉसिबल, हाँ जी, हेलो मैम, मैम, आप ये हाँ जी, पॉसिबल है नंबर दे कि सकते हैं क्या, हम लोग कभी बात करना चाहे तो? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका मेरा नंबर पूजा दी दे देगी आप सबको। आप बोल दीजिए ना मैम प्लीज, हाँ जी, नंबर मैम बोलिए प्लीज मैम। 880 हाँ, 51 61420 51 हाँ 51 61420। मैम आपका गुड नेम मैम?
मैं डॉक्टर शिल्पा घवघवे, यहाँ पे मेडेंस नेम मेरा वाघे है, तो मदर की आप तरफ का वाघे, डिग्री मेरी वाघे से हुई है एंड वहाँ पे घवघवे है। बॉम्बे में है क्या मैम? नहीं जी, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर। मैं एक्चुअली थैंक यू। पूना में भी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, बैंगलोर में भी, और अभी नागपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैम मैम मेरा एक सवाल था। हाँ जी। वेरी नाइस लेक्चर। ऐसा दे रहे हैं, बरोबर, तो क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल जी, आपका आवाज बराबर से सुन नहीं पा रही हूँ। अभी आ रही है मैडम आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। मेरा सवाल था, जैसे भी डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हैं, ऑलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो हाँ, क्या हाँ। फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि मेडिसिन कोई भी टाइप का कंप्लीट बंद हो जाए और हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल में रखें? बिल्कुल सर, 100% पॉसिबल है, 100%। मतलब आपका विल कंप्लीट? पावर चाहिए, हाँ, आपका विल पावर चाहिए मेडिसिन बंद करने का भी, मेरे को मेडिसिन बंद करनी है, आपका एक्सरसाइज चाहिए, डाइट चाहिए, और अगर मेडिसिन की जरूरत है, होम्योपैथी भी, तो वो मेडिसिन चाहिए। तो आप 100% बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस मेडिसिन से आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो ना, सिर्फ मैं इतना बोलूंगी कि उसका स्ट्रिप देख लीजिए, वो स्ट्रिप का जो भी कंटेंट है वो आप गूगल पे डालिए, और जो भी आप यूजेस पढ़ते हैं उसके नीचे साइड इफेक्ट रहते हैं वो पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा आपको मैडम, बहुत, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, जैसे भी अगर मेडिसिन हम बंद करें तो हाँ उसमें जी, हमें धीरे धीरे बंद करना है या एकदम से बंद करना है? धीरे 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 धीरे। टैपरिंग डोज में, धीरे धीरे ही, पक्के से। हाँ, ओके एक ओके। एक आध महीने में, जैसे अभी आपने चालू किया, 1 महीना हो गया मेडिसिन चालू होके, तो आप खटाक से बंद कर सकते हो। लेकिन अगर वो मेडिसिन सालों साल से है तो डेफिनेटली धीरे धीरे ही टैपरिंग डोज अच्छा में। अच्छा, ओके हाँ ओके। मैडम एक्चुअली क्या एक्सरसाइज। हुआ था, मेरा 2018 में डायबिटीज मुझे डिटेक्ट हुआ था एंड हाँ इट वाज जी। डैम हाई। मेरा वेट 117 था एंड इट गॉन टू 96। ओ, और तब मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज है, तो इट वाज खाने के बाद का 528 और सुबह का 428, ऐसा बहुत हाई रेंज था मेरा। लेकिन जब मेरे को मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया तो विद इन 15 डेज मेरा कंट्रोल हो गया। फिर धीरे ओके। धीरे धीरे हाँ। मैंने करंट ईयर में लॉकडाउन के हाँ पहले नमस्ते। मेडिसिन बंद की और 6 महीना मैंने कुछ नहीं लिया मेडिसिन एंड इट वाज फाइन। लेकिन फिर दिवाली के आजू कौन है वहाँ बाजू पे, अभिजीत वापस है? मेरा सेम रेंज में बढ़ गया और फिर मुझे ओके। वापस मेडिकेशन चालू करना पड़ा। और हाँ क्या मेडिकेशन बोला? चालू किया तो विद इन 10 डेज मेरा एकदम नॉर्मल हो गया। तो मतलब ओके। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना मतलब मेजर वेरिएशन 400 500 का वेरिएशन हो गया एकदम। 596 था सेकेंड टाइम और इट केम टू डायरेक्टली 175 अरे वो विद इन 10 एक्चुअली डेज। ये कैसे मडगाड है, वगैरह ये किया। डायबिटीज इज मेटाबॉलिक डिसीज, मेटाबॉलिक अच्छा। डिसीज। जैसे आपने आपका अच्छा ओबेसिटी एडवाइजर बताया, है क्या? हाँ ओबेसिटी में ही आपका डायग्नोज हुआ था, तो राइट? हाँ, तो बरोबर बरोबर। ओबेसिटी यानी आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है कहीं पे, बहुत अच्छे से अच्छा गड़बड़ है। हाँ, तो अच्छा अगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है तो मेटाबॉलिक डिसीज आएगा, ठीक है? और हम्म मेटाबॉलिक डिसीज आएगा यानी आप लॉकडाउन में प्लस माइनस जो भी आपका वेट प्लस माइनस होते रहेगा, उसके हिसाब से आपका डायबिटीज भी प्लस माइनस होते रहेगा, चाहे आप ओके मेडिसिन लो नहीं लो। तो ओके आपको इसको डाइट, वही अगेन द सेम रूल इज अप्लीकेबल कि भाई आप डाइट करो, आप एक्सरसाइज करो, एंड आप मेडिसिन अगर जरूरी है तो आप मेडिसिन लो। अगर अच्छा आपका अच्छा पहले से वेट इतना हाई था तो डेफिनेटली आई कैन सी, आई कैन से कि कहीं आपका ओबेसिटी बढ़ने का कॉज मेंटल स्ट्रेस भी रह सकता है। कुड यू रिपीट वंस अगेन मैम, कुड यू रिपीट? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने ओबेसिटी बताया था आपका हाँ कि हाँ 117 आपका वेट था, तो जी कहीं ना हाँ कहीं मेंटल स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ योर ओबेसिटी, एंड हाँ ओबेसिटी इज रीजन ऑफ योर डायबिटीज। हाँ हाँ बरोबर। हाँ, तो तो अगर मैं ये जो है, ये जो साइकिल है, हम इसको तोड़ हम्म, सकते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मैं बोल रही अच्छा, तो अगर मैं वेट लॉस पे ध्यान दूं तो हूँ। हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल। इफेक्ट आएगा? यस यस, साथ में आपको थोड़ा मेडिकेशन भी करना पड़ेगा, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेट मेडिकेशन लॉस। तो करना ही मैम है। एक्सरसाइज से ओके, काफी फर्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक एक्सरसाइज यू। मंडूका सैम, आसन से काफी योग शुगर लेवल डाउन होता है क्या? हेलो 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 मैम। हेलो हेलो। मैम हेलो। हाँ मैम जी।
एक्सरसाइज से काफी शुगर कम हो सकता है, मंडूकासन हाँ। या जो भी जनरली है वॉकिंग एंड आसनास। हेलो, बस का क्वेश्चन आंसर रहता है, कहानी का भी एक